नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, मेरे साथ हैं मारिया शकील और इंडिया टुडे आज तक का एक जबरदस्त और मैं कहूंगी सबसे बड़ा इंटरव्यू हम लेकर आए हैं आज। ये हिस्टोरिक है and why do we say this is history? Because Finance Minister Nirmala Sitharaman stands as a historic pillar in India's economic leadership. She is India's only finance minister to have presented 8 consecutive budgets. Her stewardship has been marked by resilience, vision, and transformative policy making during the most difficult and unprecedented challenges and times. Ma'am is now leading what is being called next generation GST reforms, and she is here with us. Welcome to India Today and आज तक ma'am. और यही कारण है कि हमने इंतजाम भी ऐतिहासिक किए हैं। मुझे नहीं लगता कि टेलीविजन के इतिहास में कभी इस तरह का एक इंटरव्यू हुआ है जहां पर पूरे देश की जनता जुड़ सकती है अपने वित्त मंत्री से खुद। मैम, आपके लिए हमने देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पूरा का पूरा देश भी जुड़ेगा। एक एक करके वो सब वहाँ के लोग कुछ आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे, कुछ हो सकता है कुछ मन में असमंजस हो। लेकिन निर्मला जी, जीएसटी एक ऐसा विषय रहा जिसके लिए कहा गया कि पूरे देश के लिए एक, पर उसके इतने फुल फॉर्म बने। मुझे लगता है आज जाकर जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, गुड एंड सिंपल टैक्स है, आपको लगता है 8 साल बाद ये फाइनली गुड है और सिंपल है? बिल्कुल गुड है, सिंपल है, नो डाउट। आपने जो बताया वो सही है, क्योंकि जीएसटी आने से पहले हर राज्य में कुछ ना कुछ उनके अपने तरफ से कानून था, उन सबको मिला करके एक जीएसटी बना। उसमें एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, कुछ सेस था, स्टेट लेवल का कुछ और टैक्सेस थे, ऐसे सभी टैक्सेस को इकट्ठा करके जीएसटी बनाया। इसमें इसी समय एक विषय जोड़ना चाह रही हूँ। उस समय प्री जीएसटी के समय राज्यों में कौन सा भी रेट था एक आइटम के ऊपर, जीएसटी लागू करने के समय उस रेट के इर्द गिर्द ही जीएसटी का रेट बनाया गया। इफ माय हिंदी इज नॉट वेरी क्लियर, द रेट फॉर एनी वन आइटम प्री जीएसटी was kept in mind, and post GST, during the introduction of GST, that rate was kept in mind, and very much little to this side or that side, the GST rate was fixed. So no rate pre-GST was too far away from the rate which was fixed for GST. And that irad girad ka baat jab main kar rahi hu, रेवेन्यू कंसिडरेशन के मुताबिक नहीं हुआ। मान लो कुछ एक आइटम था प्री जीएसटी 5% या 6%, जीएसटी में उसको क्लोजेस्ट कौन सा है जीएसटी में, 5 है या 12 है या 18 है या 28 है। सो ये 6% वाला आइटम को 5 में मिला लिया। ऐसे करके हर आइटम प्री जीएसटी का, जीएसटी का 5 के नज़दीक जो भी है वो 5 में, 6 भी हो या 4 भी हो, 12 में ऐसे ही 10 भी हो या 13 भी हो, 14 भी हो, वो 12 में आया। ऐसे जीएसटी के पहले जो भी जितनी भी वैरायटी ऑफ रेट्स थे वो सब उसके नज़दीक वाला जीएसटी रेट में जोड़ दिया गया। सो आज मैं सरप्राइज में बैठी हूँ जब विपक्ष ये बोल रहा है कि जीएसटी लागू करने के समय आप हाई पिच रेट रख लिया और अभी रिफॉर्म के नाम पे उसको नीचे कर दिया। वो रेट्स जीएसटी के समय लागू करने के समय रेट्स हमारे मनमानी का रेट नहीं था, जो था उससे पहले उसको ऐसे कि ऐसे ही इसमें ले आए। इसीलिए मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, विपक्ष होमवर्क करें जीएसटी के ऊपर कमेंट करने से पहले, नहीं तो उनका एब्सोल्यूट लैक ऑफ नॉलेज सभी जनता समझ रहे, भैया जीएसटी में ऐसे नहीं है, ऐसे है।
Since you're speaking about your political opponents, they are also saying this is 8 years too late. The timing, as always, is being questioned. I don't want to extend this political retort. 70 years late, this country could have had a GST even in 60s. नहीं किए. 10 साल जब प्रणब मुखर्जी जी बार बार उसके ऊपर बात करते थे, उस समय भी, इनफैक्ट मुझे प्रवक्ता के नाते मैं जब बात कर रही थी, उस समय मुझे याद है 2010 में इट विल बी रोल्ड आउट was a statement made. मगर नहीं किए, क्योंकि कोई राज्य इनके ऊपर भरोसा नहीं किए कि ये लागू कर पाएंगे, कॉम्पनसेशन दे पाएंगे, सही एग्जीक्यूट कर पाएंगे. किसी के इनके ऊपर भरोसा ही नहीं था जी. सो 10 years टू लेट, 8 years टू लेट. ठीक है, आप ऑपोजिशन में बैठकर कुछ बोलना ही चाहिए, इसीलिए बोलो. मगर जैसे बोलते हैं ना, एक अंगुली सामने आए तो 3 आपके और है. टेल मी व्हाई यू कुडंट इम्प्लीमेंट इट. 70 years छोड़ो, 10 साल. पर निर्मला जी, टाइमिंग के हिसाब से मैं एक पर थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के लिहाज से टाइमिंग आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम इस साल को देखें तो जुलाई तक इन्फ्लेशन जो है वो 1.55 होकर ऑल टाइम लो एक तरह से पहुंच चुका था. ऐसे समय में और राहत, ऐसा क्यों? इन्फ्लेशन कभी भी कंट्रोल में रहने के लिए, रखने के लिए सरकार हर कदम कोशिश करती है. कई बार सप्लाई के प्रॉब्लम की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में, काबू में नहीं रहता. मगर ये तो ऊपर नीचे जाने वाले एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का. इसीलिए इसके लिए हम इन्फ्लेशन बेस्ड मुहूर्त निकाल नहीं सकते जीएसटी रिफॉर्म को ले आने के लिए. और जीएसटी रिफॉर्म, इन्फ्लेशन के विषय आप उठा रही हो, बाद में शायद आप ये भी जोड़ोगे कि क्या ट्रंप के टैरिफ के वजह से आप इसको ले आए. बिल्कुल नहीं. काम लगातार 1.5 साल से हो रही है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 1-1.5 साल पहले बनाया था, फिर वो सरकार उधर बदल गए. इसीलिए जो जीएम के चेयरमैन थे, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके स्थान पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ले आए. ये सब लगातार हो रही है. और मोर देन 300 आइटम्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज में रेट कम हो रही है. इसका एक दिन में निर्णय कर नहीं सकते. और जब इन्फ्लेशन घट गई इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ऐसे कर नहीं सकते. पिछले 1 साल में मैं बार बार हर आइटम को देखे कि कहाँ ये आइटम है, क्यों और कम नहीं हो सकता है, जनता का बोझ क्यों कम नहीं हो पाएगा अगर ऊपर रहता है. ऐसे वी गॉन थ्रू एवरी आइटम. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज. So it's not possible to link it with the inflationary indices. Since you speak about this in works for the last 1.5 years, 6 months ago, when you presented the budget, you brought in direct tax cut. Now this is 6 months later, it's an indirect tax rebate which has come in, ma'am. What next is there? A lot of anticipation around it. And then we'll be opening the floor to questions, and we'll be traveling to Shweta and my home state of Bihar, which is a poll-bound state as well. Well, ये जीएसटी का इतना बड़ा परिवर्तन और हर चीज़ में रेट का बदलाव, इसको हमने इम्प्लीमेंट करने से पहले से भी इंडस्ट्री से और ट्रेडर्स से बात कर रहे हैं कि सचमुच ये रेट कट को जनता तक पास ऑन करें. क्योंकि पहले से ही बहुत सारे आवाज़ ऐसे आ रही है कि व्हाट इफ कंपनियों इस रेट को जनता तक पास ऑन नहीं करते हैं, वो कुछ बहाना दे करके अब्जॉर्ब करते हैं, जनता वैसे के वैसे उसी रेट पे कर रहे हैं. उसके ऊपर हम बहुत काम करने का बाकी है. 22 के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में कैसे लागू हो रही है, जनता को सचमुच इसका बेनिफिट मिल रही है और नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसके ऊपर हम निगरानी रखना बहुत बड़ा काम है.
हम बिहार लिए चलते हैं। रोहित सिंह वहाँ से हमारे साथ हैं। रोहित, आप सुन पा रहे हैं तो आप तक हम आते हैं, लेकिन साथ साथ में निर्मला जी आपको एक सवाल के साथ कि आज तक पर हमने जब कल एनालाइज किया आपके इस फैसले को, तो हम ऐसे लगा जैसे 3 चीज़ों पर फोकस आपका रहा, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी 3 शब्द जिस पर हम जीएसटी को सम अप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ये? हाँ जी, हमारे फोकस कॉमन मैन, मिडिल क्लास और उनके बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा उनके एस्पिरेशनल, कई फैमिलीज ऐसे भी छोटा टीवी जो रख रहे हैं वो बड़ा टीवी क्यों नहीं खरीद सकते, छोटा मकान में रह रहे एक्स्ट्रा एक कमरा क्यों नहीं बना पा रहे, या फर्स्ट फ्लोर क्यों नहीं बनना मुश्किल है। ऐसे करके हर आइटम के ऊपर कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ही ये मेजर, कुछ आइटम्स 18 में है, इसका मतलब सिर्फ 1% वाला आइटम गए 40% में। इसीलिए पूरे जनता, मिडिल क्लास, पुअर पीपल, इन सबको ही ध्यान में रखा, छोटे मोटे उद्योग, MSME, इन किसान, कितने आइटम्स फार्मर्स का सब आ गए 5 में। रोहित, शुक्रिया श्वेता। इस वक्त हम बिहार में मौजूद हैं, पटना में हम हैं, और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था गुड एंड सिंपल टैक्स है, तो ये कितना गुड होने वाला है और कितना सिंपल होने वाला है, खासकर एनडीए के लिए हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं अगले 2 महीने में, तो कितना गुड और एनडीए के लिए कितना सिंपल, हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, विभिन्न क्षेत्रों से मौजूद हैं, फाइनेंस से हैं, मैनेजमेंट से हैं, कुछ छात्र भी हैं। उनसे ही सवाल ले लेते हैं कि उनके मन में जीएसटी को लेकर क्या सवाल है, कितना अच्छा क्या हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर राणा सिंह हैं, मैनेजमेंट और फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। आपका क्या प्रश्न होगा वित्त मंत्री जी के लिए? धन्यवाद। प्रणाम माननीय वित्त मंत्री महोदया। मेरा प्रश्न यह है कि जो टैक्स स्लैब में हम लोगों ने कमी की है, तो इसका पूरा फायदा कस्टमर्स और लास्ट माइल जो स्टेक होल्डर्स हैं उस तक पहुंचे, उसके लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क क्या है? कई बार ऐसा होता है कि टैक्स में जो कमी हुई तो कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं ताकि कस्टमर्स को उतना ही प्राइस रहता है। तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क पर क्या तैयारी है? ओवर टू यू। और दूसरे हमारे साथ स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और कुमुद कुमार है, आपका क्या प्रश्न होगा वित्त मंत्री? नमस्कार माननीय वित्त मंत्री महोदया। मैं सबसे पहले जो अभी जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा सवाल ये है कि जीएसटी में जो स्लैब में जो अभी बदलाव किया गया है उसमें ये ऐसा अपेक्षा है कि शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक वर्ष में जो जीएसटी प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति में कमी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में बिहार जैसे राज्य जहाँ पर जीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स पे वो ज़्यादा आश्रित है, तो उनके विकास में कोई चुनौती ना हो, इसके लिए आपने क्या सोचा है, जबकि बिहार जो है विशेष राज्य का मांग शुरू से करता रहा है? धन्यवाद। एक प्रश्न और एक छात्र हैं हमारे साथ, उनसे लेते हैं। ज्योति जी, ज्योति पूछिए आप। नमस्ते मैडम फिनांस मिनिस्टर। मैम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट ट्यूशन पर 18% जीएसटी दर है। हालांकि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इसमें वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। क्यों ना इस दर को 0% कर दिया जाए ताकि समाज के हर वर्ग के बच्चे इस एजुकेशन को आराम से प्राप्त कर सके। आपका क्या राय है इस पर? और श्वेता, क्योंकि इससे जो बदलाव हुए हैं जीएसटी में, इसका पहला लिटमस टेस्ट जो है वो बिहार में ही होना है, क्योंकि बिहार में 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं। श्वेता जी बिल्कुल। अगर निर्मला जी आप एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब दें। पहले, क्योंकि बिहार और बिहार के जनता के सामने ये प्रश्न उठाया जा रहे हैं, आपको छठ मैया से पहले और दीपावली से पहले, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से आदेश दिया है, वैसे ये डबल धमाका बिहार को मिल रही है, पूरे देश को मिल रही है। और प्रश्न 3 प्रश्न है, मगर मैं एजुकेशन से शुरू करना चाह रही हूँ।
क्योंकि एक महिला छात्र ने उस प्रश्न को पूछा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रेट नहीं बढ़ा मैडम, कोई रेट एक्चुअली बढ़ा नहीं है, ज़्यादातर सब कुछ नीचे ही आ गए। मगर जो आप उठा रहे हैं वो मान लीजिए उधर ऑफ कोर्स एजुकेशन ही बिजनेस के तहत चल रही है, मगर स्कूल्स और कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट जहाँ एजुकेशन चल रही है उसके ऊपर कोई हमने टैक्स बढ़ा नहीं है, उस उल्टा रिड्यूस ही किया है। मगर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ एक्स्ट्रा कोचिंग और जहाँ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के नाते कुछ चल रही है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में नहीं लगाया जा रहा है, इसीलिए ही रेट में डिफरेंस। So the coaching institutions and others are not treated as education institutions. We don't, whether private or public, we don't charge on schools and institutions like that. The other question which related to will the rates be actually reaching the people? जनता को इस राहत जो टैक्स का कटौती से मिल रहा है वो सचमुच मिलेगा कि नहीं? बिहार से कनेक्ट होने से पहले मैं यही बात को इधर जिक्र कर रही थी। मेरा और डिपार्टमेंट का और CBIC बोर्ड का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बोर्ड का मेन कंसर्न इसको मॉनिटर करके करेक्टिव एक्शन लेने में ही जाएगा। मैं मानती हूँ अगले एक आध महीना हम सितंबर 22 के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, मगर इंडस्ट्री लोगों से बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स सेल करने वाले से बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं कि सचमुच ये रेट रिडक्शन, जहां GST काउंसिल में हर राज्य के वित्त मंत्री बैठते हैं और मंजूरी दिया इसको, सचमुच जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके ऊपर हम हर एक से बात कर रहे हैं। और आज का मेरा असेसमेंट, एक भी ऐसे इंडस्ट्री लीडर नहीं थे जो संकोच के भावना से बात की, सब पूरे तरह जुड़ रहे हैं टू इम्प्लीमेंट इट इन इट्स ट्रू स्पिरिट। सो ट्रांसफर होगा, पास ऑन होगा, यही है मेरा आज का वेरी कॉन्फिडेंट मैसेज। हम मॉनिटर करेंगे, मगर इंडस्ट्री ने हमें आश्वासन दिला है कि दे विल पास इट ऑन। आप सब अश्योर रह सकते हैं। मैं ऊपर से ये भी इसमें जोड़ना चाह रही हूँ, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुझे फ़ोन में बात की और आकर मिली GST काउंसिल के निर्णय के बाद, वो सब बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हम मॉनिटर करेंगे। अगर जनता आकर हमें एक शिकायत दें कि नहीं रेट पास ऑन नहीं हुआ, हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेंगे और फिनांस मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करेंगे, क्यों नहीं ऐसे हो रहा। आज जागरूकता इस विषय में इतना है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आकर बधाई देने से पहले ये पहले बोले, और मैं एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो जनता के आवाज़ को सुनकर करेक्शन अगर करना है तो करना ही चाहिए। उनसे हमें कुछ जानकारी मिलने में मैं भी इधर से एक्शन लूंगी, इसमें लाइट लेने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसी ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि बिहार को चुनावी फायदे की बात पे कि वहाँ तो गुटखा तंबाकू का दाम बढ़ा दिया गया है, तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन आपने स्पेशल पैकेज वाली बात पर एक सवाल था कि बिहार को मदद, मतलब जो रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट्स को, उसको कैसे कॉम्पेंसेट? बिहार कंज्यूमिंग स्टेट है और कंजम्पशन जितना भी होगा इस कटौती के बाद, मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ इस नवरात्रि के पहले दिन से ही जनता अपने, मान लीजिए 100 रुपया से कुछ चीज़ पिछले बार खरीदे, अभी उसी 100 रुपया के साथ 2 चीज़ खरीद सकते हैं उसी आइटम को। इसीलिए कंजम्पशन बढ़ेगी, उसके कारण आय भी बढ़ेगी। सो बिहार जैसे कंजम्पशन बेस्ड राज्यों को
इस कटौती और रिफॉर्म्ड जीएसटी के साथ बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे कैलकुलेशन है। Ma'am, 5 years ago, you traveled to Patna for unveiling of Bihar manifesto of your party. Is this a manifesto also for Bihar? भाजपा का manifesto है? It's a manifesto for the 140 billion people who've been waiting for it. I remember the days. I'm sure मीडिया में बहुत सारे मेरा दोस्त लोग हैं, कहीं चाय पीने के समय बोलते थे आपको तो पिटाई हो रही है जीएसटी के कारण। सिंपैथी दे रहे थे या क्रिटिसाइज कर रहे थे मुझे मालूम नहीं है, मगर चाय पीते पीते ये बात भी बोलते थे कटाक्ष हो रही है आपका, क्रिटिसिज्म हो रही है आपका। मैं बोल रही हूँ अभी पूरे भारत के नागरिक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्शन मुझे रेड फोर्ट से उस दिन बोला बहुत अच्छा, 8 महीने पहले एक बार और बजट के आसपास एक बार, सो 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी में मुझसे बोले जीएसटी में कुछ काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, प्लीज डू समथिंग। और जब ये पूरा पैकेज तैयार हुआ और एक बार माननीय प्रधानमंत्री जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार मैंने छोटा झलक के रूप में कुछ ऐसे कर रहे हैं विषय बोली। वो बोले ठीक है देखते हैं, आप जीएसटी में पास करवा के आओ। सो उनके एक्सपेक्टेशन लगातार ये था कि जनता के ऊपर टैक्स का बोझ तो जो है उसको कम करो। ये नहीं है हम ये हाई रेट तैयार किए, जैसे मैंने पहले ही बताया ये प्री जीएसटी एरा से ये रेट इसमें आया है और छुटपुट इधर उधर रेट कम करने के लिए कोशिश हुआ है पिछले 5, 6, 7 साल से, मगर एकदम रेट भी, स्लैब्स भी और सिस्टम भी इस बार एक ही पैकेज के द्वारा आए। पर प्रेरणा थोड़ी सी मिली आपको बाकी पार्टियों से, क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब कह रहे हैं कि 8 साल से हमने जो दबाव बनाया वो आपने जाकर किया है, ये उनका जीएसटी है, रिवाइज्ड रेट। जीएसटी को अभी ओन करने के लिए मन बनाया ना, वही बाकी है, वही काफ़ी मेरे लिए। गब्बर सिंह टैक्स बोलने वाले, मुझे कभी भी ये बात समझ में नहीं आया, जो पार्टी इनकम टैक्स में 91% टैक्स करते थे एक ज़माने में, कांग्रेस पार्टी के रूल माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय 91%, आप 100 रुपया कमाओ 91 रुपया उनके हाथ में जाना है। ऐसे कांग्रेस पार्टी आ जाकर के जीएसटी को हम ही क्रिटिसाइज किए, आ जाकर के हम ही अच्छा बनाने के लिए बोले और इसीलिए आपने बनाया। मैं जीएसटी के अंदर चर्चा के विषय में नहीं जा रही, बार बार याद दिलाना पड़ा जीएसटी काउंसिल के अंदर हम सब मिलकर के जनता के लिए अच्छा संदेश दें, कटौती के लिए मंजूरी दें हर राज्य, ये बात बार बार बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी राज्य का। Okay, so let's travel straight to your home state now of Tamil Nadu, where we have our reporter joining us. Please go ahead, Pramod, ask your questions. मेरा माइक है। आपका माइक है। Thank you so much, Maria. Just like you mentioned, it is her home state, and the important aspect here is that Tamil Nadu is being a manufacturing state. It definitely has a very big positive impact over here, and the parties are definitely welcoming it. In a rare occasion, even DMK is welcoming certain aspects of it, and we also have certain guests over here who would like to take questions from you. First, let me go to Hardik. Your question, please. Hello, Nirmala Chitranji. Pranam. I'm Hardik N. Ladhani. I'm the managing partner of Nutan Industries, and we are in the business of distribution of FMCG products. My question to you, ma'am, is as we welcome the reforms and the GST reductions, majority of my products have moved from 18% to 5%. And what happens is, as much as we get the set off from in the GST, a lot of amount gets accumulated in the GST portal. So can we have a auto refund system where it can help all of us in terms of getting the refunds and using it for our working capital? Thank you.
Hardik. Also, we have That's Rajesh. actually one of the oh, sorry, you're going with the more. Good morning, madam. Congratulations on the massive rationalization of taxes for the common man. GST is supposed to be good and simple tax. But as small traders, for the last 8 years, there have been regular and frequent changes which have been happening. The traders find it very difficult to comply. Though they want to comply, the procedures are very, very high. Just as you have rationalized the taxes, how would we expect a rationalization in compliances and filing of the forms, which will be very beneficial to small businessmen? Thank you. Please go ahead, ma'am. Oh, there's some. Madam Finance Minister, first of all, congratulations to Bajpa for easing out the GST reforms in such a massive way. This is Sumit Kedia, Chartered Accountant from Chennai. Ma'am, despite GST being a historic reform, two of the major expectations are like bringing petrol, diesel under GST and also restoring input tax credit for real estate and builders is still unanswered. So what is the government's roadmap to bring input tax credit for builders and also bringing petrol and diesel under GST? Thank you, ma'am. Pramod, with that, it's back to the studio, I guess. Yes, please go ahead, ma'am. Like before, I'll start with the last question first. Petrol and diesel are not under consideration in this proposal which the central government has placed before the GST Council. It is entirely with the states, although as you know, even at the time of introduction, we had made a legal provision in the GST laws that as and when the states find it appropriate, once they determine the rate, without any additional changes to the constitution or to the GST concerned laws, we'll be able to implement on the petrol and diesel. But that is something which the GST Council has to take a call on, and our proposal does not include it at all. As regards the real estate, it is actually the input tax credit being denied was as a result of the request from the, not now, not earlier, not 1 year ago, but some time ago also. It is on their request that the input tax credit was not being given to avail. That is one. I'm losing track of the two other questions. Ma'am, the first one started with the FMCG. That's right. Yeah. As to how the tax cut will be. Yeah, how will they pass it on if they already have things on their shelves? There is some kind of a transitory arrangement that we are working on. The CBIC will come up with a clarification on it, and the information will be put out in the portal on the transitional arrangement. So that should address your concerns. ஆட்டோமொபைல் வந்து ஆட்டோமொபைலோட டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் 28லேருந்து 18 கம்மி பண்ணிட்டீங்க. ஆனால் அது வந்து இன்புட் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க. ஸோ அது வந்து அலோ ஒரு நிமிஷம் வியாபாரத்தில் காம்படிட்டிவ் இல்லை ஒரு நிமிஷம் காம்படிட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். அது விஷயமா நான் சொல்லி input the question that he asked is about automobiles where input tax credit is being denied or blocked. So it is a particular situation that he is raising question about. ஸோ உங்களுக்கு தமிழில் சொல்லட்டுமா? நீங்கள் தமிழ் மாதிரி இல்லைங்களே, நீங்கள் ஹிந்திக்காரரா? உங்கள் தமிழ் ஒரு விதமாக இருக்குது. ஆமாம், நான் வந்துட்டு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, நான் கேட்குறேன்னு. ராஜஸ்தான்லேருந்து, ஆனால் 29 வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அதான் நினச்சேன் உங்கள் தமிழ் ஒரு விதமாக இருக்கேன்னு. पता चला मैम. His accent is the way he's speaking, the choice of words. முயற்சி பண்றீங்க ஹிந்தி பேசுறதுக்கு, நான் முயற்சி பண்றேன். அதேதான், ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க சொன்னீங்க. He is saying जब आप हिंदी में बात करते हो कितना मेहनत करते हो, वैसे ही मैं तमिल में मेहनत करके बात करती हूँ. स्पष्ट है भाई.
मुझे लगता है यहाँ जो लोग हैं हमारे साथ इनसे भी एक सवाल लेते हैं. एक प्लीज माइक पास. Please raise your hand. Yes. Good afternoon, ma'am. Ma'am, as we have seen, the Indian government has came from 4 GST slabs to the 2 GST slabs now. Is the Indian government trying to go on the 1 GST slab, which comes with one nation, one GST? Not now. So in Maybe sometime much later. Let us say, I'm not fixing a time. Once we achieve a level of development, see, why is there a need for more than one rate? If you try to understand that, you will be able to get an answer for yourself. Please sit down. With the level of development that we have in India, which is not uniform across the country, some parts are more developed, some are less developed, and therefore the people living in these different areas of development cannot treat an object the same as some other area does. And in other words, developed area can afford to buy goods with a little higher tax. I'll repeat one example which the previous finance minister who introduced the GST, and my mentor, I would say, Shri Arun Jaitley ji, had taken this example of, can a Benz car and a Hawaii chapel be treated the same way and have one tax? Cannot. The person who's buying Hawaii chapel is still in a level of development where he can't afford to pay for his chapel a higher rate of tax. Whereas a person who buys a Benz car, buying the Benz car, he'll be in a position to give a bit more. So for Benz car and chapel, if you have the same rate, foreign India, as it stands today, will be unjust. And that is why there is no one rate, one GST. Maybe sometime in the future when India is a lot more developed and that development is across the country, it is possible. मैम इंश्योरेंस को लेकर निर्णय अच्छा है, लेकिन एक डर लोगों के मन में है कि जो बेनिफिट आप दे रहे हैं क्या वो कंज्यूमर को पास ऑन करेंगी ये कंपनियां? जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन वरी भी है, मगर मैं शुरुआत में ही कह दूं कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी सब सामने होकर के बोले कि हम पास ऑन करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर से हम बात भी कर रहे हैं कि जब एक इंश्योरेंस, अभी तो मार्केट ओपन है, पब्लिक सेक्टर के लिए कोई कुछ प्रिविलेज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का कोई यूनिक तकलीफ भी नहीं है. सो अगर दोनों मार्केट में ओपन कंपटीशन के तहत जाकर के इंश्योरेंस और जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर जब कर रहा है आप भी करो, और वैसे भी करो, क्योंकि टैक्स जनता के लिए है और कंपनी के लिए नहीं दिया गया. इंश्योरेंस के ऊपर, उनके प्रीमियम के ऊपर टैक्स ना हो, यही है इरादा. उसके खिलाफ अगर कंपनी कुछ करेंगे, हम जरूर उनसे बात करके उसको सही करेंगे. Okay, let's take one more question from that side. Yes. Namaste, respected Finance Minister Madam. My question to you is, how will the government manage the expected revenue shortfall caused by lower GST collections, which is estimated right now more than 40,000 crores? Yes, you're right. You've been closely watching what has been said in the council. We did put that number before all the members of the council. We are roughly estimating it at 40,000 approximately. But we strongly believe that the reduction in the rate, and that too for common people, daily use items, will bring in a certain buoyancy. See, data never is static. We use a certain data of, let's say, 23, 24 to talk about estimates, to talk about a certain level of, income, the buoyancy be determined, and so on. Actually, in the ground, it's a very dynamic situation. Rate कम हो गया, जनता बाहर आकर के खरीदने के लिए आएंगे. उस समय जो डायनामिज्म प्रिवेल होता है, उससे रेवेन्यू जनरेशन भी
will be more than what you see with a model that you can base on a given data. So because it is across the board, एक आइटम के ऊपर कट किया तो एक सेक्शन ही उसको खरीदेंगे या एक बार खरीदेंगे. हम तो पूरे के पूरे डेली यूज आइटम, एस्पिरेशनल आइटम, मिडिल क्लास आइटम, एग्रीकल्चरल आइटम, MSME आइटम्स, ऑटोमोबाइल, सबका कटौती किया है. इसीलिए मैं मानती हूँ कि बोएंसी जल्दी से जल्दी वापस आएगा या ज़्यादा भी होगा, जिससे विल बी एबल टू ओवरकम द सब. हमारी बिजनेस टुडे की टीम भी यहाँ पर है. सिद्धार्थ जरा भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. Ma'am, Finance Minister, one of the key things of this decision is that disputes of classification, whether it is papad, paratha, pizza or popcorn, and popcorn has grabbed headlines for many years, they have been done away with. The larger question here is, what is the strategy behind the rate reduction for food items? And the second thing that I want to attach to this is that, do you expect all these classification disputes to end as a consequence of these decisions that have been taken by the council? Yes, ये क्लासिफिकेशन इशू जिनको इतना GST के ऊपर परिचय नहीं है उनके लिए मैं बोलना चाह रही हूँ. 6-8 महीने पहले एक इंसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ है, उसको मैं ज़रूर इधर ले आना चाह रही हूँ. उदाहरण उससे लेकर, पॉपकॉर्न अगर नमकीन है तो एक रेट, पॉपकॉर्न अगर चॉकलेट और शुगर के साथ है तो दूसरा रेट. इसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत संकट हुआ है, क्योंकि जो लोग चॉकलेट एंड शुगर के साथ पॉपकॉर्न है उसको भी नमकीन पॉपकॉर्न ऐसे करके टैक्स कम बढ़ते थे. उसके कारण बहुत सारे कोर्ट में इशू गया, और क्लासिफिकेशन इसका एक है उसका एक है वगैरह के कारण कोर्ट में मामला बहुत सालों तक ऐसे अटका रहा. और यूपी गवर्नमेंट भी इसमें हमसे पूछा क्लैरिफिकेशन काउंसिल क्यों ना दें, कैसे डील करें, क्योंकि हम जाकर अगर पॉपकॉर्न व्यापारी से पूछें उनको लगता है कि हम छोटा व्यापारी है, आप आकर पूछ रहे हो, तंग कर रही हो. इसीलिए उस समय ये चर्चा में आया और उसको व्याख्यान देते हुए मुझे बहुत ही लोग घेरा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर पॉपकॉर्न के विषय क्यों बात कर रही हो. मगर ये टेक्निकल विषय है, काउंसिल में चर्चा का आवश्यकता था, और चर्चा में जो हुआ उसको मीडिया में बोलना एक कस्टमरी प्रैक्टिस था. खैर उसको छोड़ दें. मगर ये क्लासिफिकेशन के कारण ही ये से प्रॉब्लम आता है. हम उस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर भी इस बार हमारे प्रपोजल में डील किया कि फूड चाहे वो शुगर के साथ है या चाहे वो नमकीन हो, ये सब इकट्ठा एक ही 5% के रेट में जाना चाहिए. ये सिर्फ एक आध एक्सेप्शन है, हाई शुगर पावर ड्रिंक्स वगैरह बेवरेजेस अलग है, मगर रोज़ाना खरीदने वाले आइटम में ये क्लासिफिकेशन के द्वारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. उसके लिए इस बार क्लासिफिकेशन का भी सुधारा है. Let's go straight to Gujarat now, where Brijesh Doshi is joining us with some citizens. Brijesh, over to you. देखिए, प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और जीएसटी को लेकर यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों के सवाल है, क्योंकि व्यापारी केंद्र रहा है हमेशा से गुजरात. तो हमारे साथ इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनके क्या क्वेश्चन है. गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं, आपका क्या सवाल है? Madam, first of all, we congratulate our Honorable Prime Minister and yourself for making GST really good tax for us. Now, main issue is the ITC credit should be permitted in all cases, particularly in industry when the small MSMEs are making building. Suppose 10 crore rupees, 18% GST, it comes to 1.8 crores, and that ITC is not permitted. So for MSME development, I think this is very much needed, that building construction ITC should be permitted.
Secondly, trade and small dealers, I would request that composition turnover limit is 1.5 CR. Looking to the inflation and passing of the time, it should be increased also. And thirdly, madam, the ITC credit should be automated. Instead of going to the authorities and get the ITC, I think it should be automated mode, which in the case of income tax is already being done, ma'am. Thank you. दूसरा भी क्वेश्चन है यहाँ से ट्रेडर्स एसोसिएशन से हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम। पहले तो हम सब कंज्यूमर है, तो पूरे भारत के कंज्यूमर की ओर से जो भी छोटे व्यापारी है उनकी ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। कंज्यूमर्स के लिए आपने ये और प्रधानमंत्री की सोच के हिसाब से इन्होंने कहा जिस तरह से हमें राहत दी है अक्रॉस द बोर्ड, छोटा बच्चा है से लेके बड़ा जो सिक्योरिटी इंश्योरेंस में भी आपने किया है फॉर ऑल एजेस ऑल द, ये शायद इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सरकार ने अपने हिस्से से अपनी कर की जो किटी है उसमें से निकाल के लोगों के लिए पास ऑन किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और दूसरी बात है, हम छोटे व्यापारी के लिए आपने जैसे शैलेश भाई ने बोला उससे आगे मैं जाता हूँ, जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2017 में हुई, बाद में 2019 में रिव्यू हुई। इट नीड्स टू बी रिव्यूड। 20 लाख और 40 लाख की तो बहुत ही कम है आजकल में। हम तो ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि आपके पास नेटवर्क हो गया, हमारा जीएसटी को लाने का पहले से मतलब ये था कि कोई ट्रांजैक्शन बिना टैक्स के नहीं रहे, आपकी सरकार की नज़र के बाहर नहीं हो। इट शुड नॉट बी दैट, बट अभी पोजीशन ऐसी हो गई है तो यू कैन रेज दैट पर्टिकुलर 20 लाख लिमिट टू मिनिमम 1.5 to 2 करोड़, तो छोटे व्यापारी निकल जाए। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार टैक्स एवेजन जो हो रहा है वो ज़्यादातर आईटीसी की वजह से हो रहा है, तो ऐसा ही एक लिमिट सेट करें कि जिसमें टैक्स एवेजन को भी बचाव हो। 5 करोड़ तक के जो अगर व्यापारी को निकला जाए और मैन्युफैक्चरिंग के लास्ट स्टेज पे ही आप टैक्स लो पहले निश्चित तौर पर सवाल आ चुका है। जी जी, हम छोटे छोटे सवाल रखें, अब मुद्दा सामने रख चुके हैं। जी निर्मला जी। पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में कॉमन पॉइंट्स है कि द सीलिंग फॉर कॉम्पोजिशन शुड बी इंक्रीज्ड। आई टेक दैट एज अ सजेशन, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। दूसरा प्रश्न दोनों में एक जैसे आया है, मगर एक ज़्यादा जोर दिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का और lack of availability of input tax credit and also the money getting locked up issue, इसको इस proposal में ही ज़्यादातर हमने address की रखी हैं, मगर बाद में अगर कुछ और बचा हुआ है I am willing to take it up later. कुल मिलाकर मुझे याद है जब ये आया था तब सूरत में मैं व्यापारियों के बीच थी, चुनावी समय वहाँ पर भी था, और वो सब बहुत चिंतित थे कि कैसे समझेंगे। क्या ये नई दरों के साथ अब कुछ व्यापारियों के लिए भी बदल रहा है? उन्हें कुछ और नया सीखने की ज़रूरत है? थोड़ा छोटे व्यापारियों में ये थोड़ा डाउट आ रहा है। नया सीखने के लिए कुछ नहीं है, मगर उनके लिए फ़ायदामंद स्टेप्स लिए हैं। ऑटोमेटेड रिफंड, फॉर्म भर्ती करने में दिक्कत ना हो इसीलिए फैली ऑटोमेटेड भर्ती करवाने के लिए प्रोविज़न, और रजिस्ट्रेशन पहली बार अगर जब करने के लिए जा रही हो विदिन 3 days फॉर श्योर आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके द्वारा छोटे उद्यमी या छोटे व्यापारी को उनके अपने बिजनेस पहले रजिस्टर करना, फिर रिफंड लेना या इनपुट टैक्स के विषय में चर्चा करना, या उनके हर महीने का फॉर्म जो भरकर वो पेमेंट करना, ये सब में सहूलियत ले आ रहे हैं। Raj sir? Finance Minister, just a quick follow-up question. Some of the states did grumble about the fact that they would have to shell out money as well. One of the suggestions was that instead of having 5%, increase that to about 6% and therefore make up the revenue. Was there any thought of that? Because that could then move towards the one nation, one GST kind of a tax system. Was there any thought of that? And what is your comments on states complaining that they are going to lose out some of that revenue? On the 5 going to 6, no, there wasn't much of a discussion. In fact, there wasn't any discussion at all. But as regards states feeling that they may lose out because revenue loss will happen,
It's not actually revenue loss, and I was happy that the Revenue Secretary spoke about it. There is an impact, but the buoyancy will return and the money will be earned by the states. There were some states which voiced, about 5-6 of them voiced it very strongly, saying what happens when states' revenues come down? Will the center make up for it? Or will the GST system itself bring back some kind of a compensation cess for it? The compensation cess by Act cannot continue. It had already been stretched because during COVID we had borrowed money to pay compensation. And because that was also compensation, the cess was used to repay the borrowed money. So with that, that is over. But any kind of pay me because my revenue is coming down principle will mean that we are going to tax more on some items, whatever be there, demerit goods or whatever. If you have to put more tax, it means the next generation reform that we are bringing in will lose the core objective. The core objective is reduce the tax, bring the burden on the people down. Automatically, the market and also the way in which the supply and demand will adjust to it will be in favor of a growing economy. Now, if that is the only way we have, and if that is the only way we have, it defeats the purpose of the next generation reform. So it cannot happen. And if the states are talking about center-state relationship, federal structure, states' fiscal health, they are not subject of GST. GST subject is indirect taxation, and that too on daily use items, and the revenue earned by that, the sharing of that revenue, and so on. There's beyond the GST Council's remit, if there are issues being raised, that's not the forum to discuss. Okay, so yes, Abha. Hi, Ma'am Abha Bakaya from Business Today. The estimated impact of the entire tariff conundrum was about 0.5% of GDP. And estimates currently, given the whole boost to household consumption, are that this will have about 0.5%, a little bit up and down, impact on GDP in a positive manner. So the timing of the move, could we say, was possibly also to mitigate the impact both on sentiment as well as on real returns when it comes to what we're anticipating from the tariffs? That may have been unintended. But no, we didn't start the exercise with that. Because I'm reading a lot of reports about how 60 BPS it will go up and so on. No, but the reform of GST, ideally, even from the 5th year, we wanted to do something. COVID and other things and the economy reviving, we couldn't take up the matter at that time. 8 years is good enough reason for us to have learned enough lesson to correct it. That is the one and only prime objective. And of course, the objective is also to make sure that if there is a room, fiscal room, we wanted to reduce the burden. So it is rate rationalization, slab, and ease of doing business, system correction, which is a reform step. So those were the intent. Neither the tariff nor the GDP growth concerns, they were not in our mind. Ma'am, maybe unintended, but it'll certainly cushion the economy. Of course, it will give great impetus to the economy. There's no doubt. But we didn't start with that, is what I'm explaining. So, देश की आर्थिक राजधानी की तरफ चलते हैं. हम चलते हैं मुंबई की तरफ. मुंबई से विद्या हमारे साथ हैं. विद्या के साथ जो लोग होंगे, विद्या हम समझ सकते हैं कि सबके मन में कोई ना कोई प्रश्न वहां पर जरूर होगा. लेकिन अगर आप चंद लोगों से उनको कहें कि आप मुंबई की आवाज बनकर पूछें अपने प्रश्न, प्लीज. जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम वहाँ हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्सेस मिलते हैं सरकार को. आइए इंडियन मर्चेंट चेंबर से हमारे साथ मेहता जी हैं. सर, आपका सवाल ब्रीफ में पूछिएगा. Pranam Vitta Mantri ji, on behalf of our industry members and IMC, I want to congratulate you and Honorable Prime Minister for bringing cheers to 140 people Bharatiya. सारे स्टेट से घूम के इधर आने का एडवांटेज ये है कि जो हमारे मन में सवाल था वो सारे सवाल पूछे गए और उसके उत्तर भी मिल गए. लेकिन ऑन द रिस्क ऑफ रिपीटिंग, आई वुड लाइक टू आस्क दैट in case of state revenue which will be affected by this reduction of slabs,
what is the mechanism you have assurance given to the GST Council that will be compensated? Thank you. क्या आप सवाल पूछना चाहेंगे? सवाल brief रखिएगा. Yes, I think biggest component in this is MSMEs in GST ecosystem. So I think is there a mechanism where you will give them faster input tax credit and other reforms so that their burden will come down in the coming days? मुझे मालूम है श्वेता 2 सवाल हैं, लेकिन एक सवाल और पूछना चाहूँगी. आप महिलाओं से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर धनश्री हरदास और मैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की महिला उद्योजकता समिति की अध्यक्षा हूँ. मेरा सवाल महिलाओं का है, बिल्कुल आसान है. सबसे पहले महाराष्ट्र चैम्बर की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से व्यापार जगत में एक बहुत ऊर्जा आई है और काफ़ी सारे उपभोक्ताओं को राहत मिली है. मेरा सवाल है कि महिलाएं छोटे छोटे उद्योग करती है, तो वो उद्योगों को सीधा फ़ायदा कैसे, जैसे आपने पहले बताया कि FMCG की ओर से या तो फिर फूड इंडस्ट्री की बात हमने की है ऑलरेडी, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए क्या कोई एक्सिस्टिंग क्रेडिट फंड्स है? दूसरी एक बात इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं को रूरल एरिया में, जैसे आपने फर्टिलाइजर्स पर टैक्स कम किया है या तो फिर छोटी मशीनरीज पर, तो रूरल एम्पावर कैसे हो सकती है? और एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने जो नारा दिया है, तो हमेशा हम लिखते हैं मेड इन इंडिया, तो अगर महिला है तो व्हाई नॉट मेड बाय वुमन इन इंडिया? थैंक यू. That's a good pitch, ma'am. जी. मैम, इंसेंटिव फॉर महिला और उनके लिए कुछ रिकग्निशन और एम्पावरमेंट, ये सब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के द्वारा होता है. इसीलिए स्टैंड अप में महिला के लिए एक कैटेगरी रखा गया है. मुद्रा लोन में 50% से ज़्यादा महिला है और विमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ स्कीम्स भी आया हुआ है. और ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये सब रूरल विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही गवर्नमेंट का स्कीम है. मगर ये टैक्सेशन रजीम में, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन रजीम में, इट विल बी टू डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश. महिला सोप खरीदेगी या महिला साड़ी खरीदेगी, इसीलिए उनके लिए अलग रेट टैक्स सिस्टम में वर्कबल नहीं है. मैम, स्कीम्स के द्वारा महिला एम्पावरमेंट एंड ट्रीटमेंट टू गिव greater assistance and credit reaching out can be done. So that is, I'm glad you spoke and I'm glad you voiced your concern. I also appreciate you being the woman representative of your association dealing with women businesses. मैम ये बताइए कि आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो ब्रिकबैट्स होते हैं ना, जो गालियाँ होती हैं, वो वित्त विभाग को ही सुनने के लिए मिलती हैं. आज कैसा आपको महसूस हो रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया? सब इंतजार कर रहे थे कि ऐसा हो. मेरा थोड़ा इसमें फिलोसॉफिकल अप्रोच रहता है, जो which has grown in me. I cannot take credit for it. डांटने के समय भी या अच्छा बातें बोलने के समय भी मैं एक लेवल पर ले लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं जीवन में अगले दिन कैसे रहेगा. आई टेक इट एज इट कम्स. सो गुड व्हेन प्रेज कम्स, व्हेन क्रिटिसिजम्स कम आई हैव टू वर्क मोर. सो दैट्स हाउ आई टेक इट. चलें देखिए बेंगलुरु क्या सोच रहा है. हम 7 स्टेट्स को जुड़ रहे हैं, ये 3 और स्टेट की तरफ, हम कर्नाटक की तरफ अब चलते हैं. बेंगलुरु में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम बेंगलुरु सोचते हैं तो भारत का वर्तमान भविष्य सब नज़र आता है वहाँ पर. Namaskara, Finance Minister ma'am. This is the state that you represent and I'm coming to you from the Christ University as well. The students here who are having economics background would want to take questions to you. Let me ask one of the students to take the question. Keep it crisp and short to the Finance Minister, please. Namaste ma'am, hello. I am Yash and
First of all, I'd like to congratulate you being part of this alumni group of over 1100 chartered accountants. We greatly welcome whatever taxation and economic reforms you've brought in with the income tax as well as now with the indirect tax reforms. In connection with the same, I would want to ask you that GST 1 was about unification of tax throughout the country, and GST 2 was about simplification of GST. So what can we expect from GST 3? What is the government's vision with regard to GST 3, and what other areas of reform can we look at in the near term of say about 1 to 3 years from now? The next question, please. Yes, go ahead. Good afternoon, ma'am. First of all, I would like to congratulate you on implementing these reforms. So my question is, what is the readiness of our IT system to implement these changes? Because we have seen in the past that whenever there are changes, there are a lot of system glitches because of which there is the smooth implementation is affected. So what is our readiness regarding the systems? The last question. Greetings, ma'am. This is Gayatri. So the question that I would like to ask you is that, as per the reforms, health and life insurance premiums are now GST exempt. Is there a long-term strategy to balance tax relief in healthcare with the need of revenue in public health spending? Back to you, Maria and Shweta. GST 1, 2, 3. That was so beautifully. Absolutely. You visualized it nicely and also described each stage very well. If first GST 1.0, if I can use that expression, was for unity, to bring together all taxes and not have too many differences or overlaps or double taxation on one. This one is towards simplicity. You're right. That is the prime feature, whether it is in due diligences or in terms of applying rates. Simplicity, you're right. And what the third could be is now not the question. For me, it is get the simplicity going. And that should be effectively felt by every consumer. So I would be working for it. And somewhere, a couple of years into it, we can speak about what the third one can be like. So, but thank you. You brought in a nice dimension in your observation. The lady asked the question about medical insurance and how companies, if they have a difficulty, how are they going to pay? See, most of the instant observations that the benefit will go to the consumer, but that means the company will lose, is again based on a static observation as things stand. But in economics and economy, nothing stands still. The moment the rate changes happen, the world is moving at a different pace. Earlier, it moved in a different pace. So that itself will have to take care of the earnings of companies as well. But beyond that, and I would go, because sitting as a finance minister, I will take that indulgence, I seek that indulgence from you to say, a tax decision is the decision of the government, a sovereign government. It is the duty of everybody who's involved in the process to pass it on to the end user for whom it has been meant. There are no shortcuts to making profits. We need to earn profit by winning trust of the people. And ma'am, the readiness of the IT system. That's a wonderful question that you asked me. Every time you've had glitches is when, I admit, there are times when glitches happened. And that is when you're bringing in a newer system to overlay over an existing system. Here it is a running system, which is well grounded. The rates are being changed. And on that is why when we decided to implement it at the earliest so that people can get the benefit, we still took 10 days. I could have implemented it from, say, today. Having taken a call in the GST meeting, I could have said within 2 days I'm going to implement it. No, I need that set of days, 10 days, let us say, for not just the IT systems of the CBIC, the Department Revenue, GSTN network systems, but also the vendors should alter their computer systems.
states will have to have their digital platforms and digital mechanisms to also adjust to the new rate. So the 10 days that we've given ourselves and then determine 22nd is when it's going to get implemented is the time when our digital systems will all be updated. हम सोशल मीडिया के साथ भी लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़े पैमाने पर वित्त मंत्री का ये इंटरव्यू हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के कोने-कोने तक हर एक व्यक्ति पर इसका प्रभाव, चाहे आप उपभोक्ता हैं या फिर आप विक्रेता हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सब पर प्रभाव और सब अपने सवाल पूछ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैं जो ट्विटर पर एक्स प्लेटफॉर्म पर आया है, स्टैनली की तरफ से है, जो पूछ रहे हैं वाई पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस जीएसटी के एम्बिट में नहीं आते हैं। कई दफ़ा इसको कहा गया है लेकिन चूंकि रिवाइज हुए हैं दर, उन्होंने दोबारा ये सवाल रखा है। हमारे प्रपोजल जो केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी काउंसिल में गया उसमें जानबूझकर हमने पेट्रोल डीजल को इंक्लूड नहीं किए। जैसे पहले मैंने बताया, जब भी काउंसिल में राज्यों का द्वारा ये निर्णय होता है कि हाँ हम पेट्रोल डीजल को ले आएंगे और इस स्तर पर, इस रेट पर ले आएंगे, वो निर्णय होने के तुरंत बाद इम्प्लीमेंट करना आसान होगा क्योंकि कानूनन हम तैयार हैं, मगर राज्यों से ये निर्णय आना चाहिए, उसके बाद ही हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Ma'am, now we have 2 more states left, Bengal and Uttar Pradesh, but we'll be going first to Bengal. Over to you, the questions that people have for the Finance Minister. Madam Finance Minister, Namaskar from Kolkata. Of course, we are just weeks away from Durga Puja and we can't think of Durga Puja without sweets. So the good news, of course, is that we won't have to pay much for our favorite Rasgulla this Durga Puja season. But there are others from various industries who does have some question. Kaushik, you have a question from your industry. Hello. Bolo. Good morning, madam. I'm Kaushik Basak from पेपर एंड पैक एंड वी आर इनटू पैकेजिंग बिजनेस। मेरा एक सवाल है आपसे, जो जीएसटी का चेंज हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, आई एम फैक्ट कॉन्ग्रेचुलेट अबाउट दिस। एंड जो सवाल है वो है जो हम लोगों का इंडस्ट्री का जो इनपुट था वो था 12% पेपर के लिए मेनली, और आउटपुट जो था वो भी था 12%। अभी वो इनपुट हो गया 18% और आउटपुट जो है हम लोगों का हो गया 5%। ये जो 13% का गैप है ये हम लोगों का बिजनेस के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और क्योंकि ये इनपुट हम लोगों को मिलना भी बहुत मुश्किल काम है, और उसके ऊपर जो हम लोगों का बिजनेस का ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी सारा मेड इन इंडिया के लिए हम लोगों का मशीन खरीदना पड़ता है, जिसका इनपुट भी हम लोगों का मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ करें, जो क्योंकि ये सब इंडस्ट्री के लिए। One question here. We have another person, Shuparna Moitro. What is your question? Ma'am, 2 specific questions. First of all, the entire country is congratulating you, and let me also compliment you on your Hindi skills, which have all left us really wondering that where did you learn so good Hindi from? The only question I have is that are you thinking of reviving the National Anti-Profiteering Authority, which got dissolved in 2022 and got merged with CCI? Are you thinking of having a second version of that, maybe for a 2-year period, to ensure that your intent to pass on the benefits to the consumer are passed on to them? That's question number 1. And second question is that nobody is doubting your intent and your capability, but if there is no buoyancy in the market, you possibly could take on the shock of 48,000 crores based on the 24-25 base price maybe. But what happens to the states? Thank you, ma'am. We are extremely happy that this is a bonanza from your part as well as the Prime Minister's part. Both of you become the messiah for the middle class at this point of time. Myself, Professor Debanjan Banerjee, my question is very specific. There are 3 components of my question. Number 1 is, how will the changes in GST rates affect the final price of essential and luxury items for consumers? The second part, the economic part, what are the projected revenue implications for the government, and how is the reform expected to boost the economy by increasing consumption? Now, the 2 technical parts are, will the simplified structure reduce the compliance burden on businesses
And when the GST Appellate Tribunal, the GSTAT, expected to become operational and begin hearing cases, which is very important for the business people. Thank you, madam. Well, the GSTAT is 99%. Oh, there's somebody else asking. Ma'am, please go ahead. GSTAT is 99% ready, and all the benches have been set up. They should be start hearing the cases in a matter of days, I would think. The rate reduction and rate rationalization, as we've discussed, is definitely going to help common citizens. And therefore, for the question, it will have to be passed on by companies and traders. It will be as much as we've got the assurance from them. As regards any reduction in states' revenue, I would appeal to you to say GST Council consists of center also in it. Revenue reduction will affect center also. We are not sitting there separately. We are not sitting there like as though we are the donors of states. States and center are together in the GST Council. We've given in some taxes pre-GST, and states have given in some taxes pre-GST to put together to make the GST as a taxation framework. So center is not sitting there in it unaffected. So neither is it a donor nor is it not a party. It is a party there. So I would want that approach to be recognized. साक्षी एक सवाल पूछना चाहती हैं. Minister, I'm Sakshi Batra from Business Today and I cover the stock markets. तो मुझे हिंदी में सवाल पूछने के लिए कहा है, तो मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी. पहला तो कि एक लैंडमार्क ईयर है टैक्सेशन के हिसाब से. हमने पहले डायरेक्ट टैक्सेस, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनकम टैक्स बिल भी देखा. बावजूद इसके भी हमने स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी है, केवल 4% ऊपर है निफ्टी और सेंसेक्स. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जबकि लैंडमार्क रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं तो बाज़ार में उसका रिफ्लेक्शन नहीं देखा जा रहा है. दूसरा सवाल ये है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आम आदमी है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जीएसटी जो हम ब्रोकरेज पर देते हैं, डीमैट अकाउंट्स पर देते हैं, एएमसी पर देते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कुछ सोचा गया? थैंक यू. स्टॉक मार्केट्स का रिएक्शन सिर्फ एक इशू के ऊपर इतना शायद नहीं है, इसीलिए मैं जीएसटी का रिस्पॉन्स और उत्तेजित होना चाहिए इसके साइड में नहीं हूँ. They are influenced by so many different issues which are simultaneously happening. This good news about the reformed new age GST had somewhat played on that day when the news was out. The next day yesterday you saw the way in which the market reacted. So I don't think I will place much on that. But if questions are asked about we are paying tax on this, we are paying tax on that, we are paying, yes, that is where we wanted to simplify and reduce the burden. As much as possible, we have done it. And I can see response coming from people saying, yes, it seems that it will have an impact on my life. You'll also have to wait and see how it's affecting people who are associated with you. देश के सबसे बड़े राज्य की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश. अलग अलग राज्यों में हम लिए चल रहे हैं. अब उत्तर प्रदेश की बारी सबसे आखिर में आ रही है, लेकिन आबादी के हिसाब से नियंत्रित बहुत कुछ वहीं से होना है. प्रधानमंत्री वहीं के वाराणसी से जीत कर आते हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी वहीं है. लेकिन लखनऊ से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं. अभिषेक, बताएं क्या कह रहे हैं लखनऊ के लोग? बहुत शुक्रिया मैडम फाइनेंस मिनिस्टर. हम उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य में हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आपसे सवाल पूछने को उत्सुक हैं. My name is Sandeep Kohli. I am into garment retail and manufacturing. My question and suggestion and request that the slab of 2,500 rupees has been put, a cap of 2,500 rupees for increasing the and the taxation is 12% on that. So that is a very meager amount. It should be at least 7,000 rupees on a minimum. सवाल क्या है अपने को?
जी नमस्ते मैम, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा है। सबसे पहले 140 करोड़ की डेमोक्रेसी को इतने सिंप्लीफाई और इतने आसानी से और पेशेंटली समझाने के लिए आपको सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। और मेरा जो सवाल है मैम कि जब वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट जो बॉडी है उसको हम चैरिटेबल ट्रस्ट बोल करके टैक्स से बाहर रख सकते हैं, तो जो सिर्फ 33 जो इसेंशियल जो लाइफ सेविंग ड्रग है उसके अलावा जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करने वाली जो डे टू डे की जो मेडिसिन हैं उस पर अभी भी 5% का टैक्स किसी भी मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से चैरिटेबल बॉडी बोल करके अगर वो भी टैक्स फ्री है तो मेडिसिन का एक ऐसा बर्डन है जो सभी परिवारों को लोअर लेवल पे ले आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको भी बिल्कुल टैक्स फ्री किया जाए। चलिए आपका क्या मैडम, मेरा नाम मुकेश सिंह है। मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उत्तर प्रदेश का चेयरमैन हूँ। चूँकि मेरे सारे मेंबर्स जो है वो इंडो यूएस बिजनेस में ट्रेड करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो उसमें अगर हम इंपोर्टेड गुड्स से कोई इंपोर्टेड इनपुट से अगर कोई हमारे मेंबर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस पर गुड्स बनाते हैं, तो जीएसटी का जो नया रेट आया है उससे क्या कॉस्ट पे कोई असर आने वाला है? क्योंकि उससे कॉस्ट पर असर आएगा तो कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है। See, the cap for garments at 2,500 is levied because still up to that rate we don't want people to be burdened by tax, high tax. And increase it to 7,000 is a good suggestion, but in the council and in the group of officers which went into the detail, they didn't think it was necessary at this stage to increase it to 7,000. It was 1,000. We've brought it up to 2,500. Earlier, up to 1,000, if you bought it, it was without the burden, and over and above that, you had to pay the rate. Whereas now, from 1,000, we've taken it up to 2,500. At a stroke, you want to increase it to 7,000. I didn't think the committee, the council was in favor of anything beyond this. So that explains on the garment and the cap. The healthcare. Tariff को लेकर The healthcare. I think that's an important sector. No, wait a minute. Now, we've reduced for more than 300 items. We've removed completely life-saving drugs, particularly for those which are for people with such illnesses which are requiring of these life-saving drugs. Then we've also made medical equipments free so that diagnostics can be made available for all people without tax. Now, if the intention is to tell me every medicine be removed from taxation, I'll take that as a suggestion and let's see what the council has to say. And tariffs, ma'am. There was a question done that as well. See, on the tariffs, as I said, we have not worked GST in anticipation of such a tariff which will hit us. But yet, what has been provided now is going to take care of the input costs in a way because of tax. If tax was heavy there, we tried matching the output costs with it so that the gap doesn't widen. That one case where one earlier speaker spoke about a particular item where it is too big, the gap, I'll have to study that. But otherwise, tariff-related 50% hitting you is something which I have not taken on board. As I said, I have not worked for US tariff-based relief. That is a separate thing which the government will work out as a scheme to see how exporters of tariffs. But you're talking about importing an item for which the costs have gone up because of the tariff. And as a result, what you're going to produce is going to be more expensive. This is not my tax which has burdened you. But I will have to understand how that tariff because of import which comes here. As it is, the tariff is being levied only for those items which are getting exported. If your final item is getting exported and that gets faced with 50% US tariff, it's an issue which the government will have to study, not the GST Council. But if you're telling me my imports are going up, levy is not, the tariff is not on the imports. It's on exports from India. But if you're getting not affected by tariff, items coming into India, and then your output getting hit by tariff, as I said, the government will take care. आखिरी एक दो सवाल निर्मला जी। एक तो मैं सिंपल गणित, मुझे लगता है कि पैसों का मामला जितना उलझाया जाता है उतना मुश्किल होता है समझना, लोग उतना और उलझ जाते हैं। बहुत अच्छा है कि एक सरल तरीके से हमारे सामने है। पर अगर सरकार दर कम कर रही है तो क्या आपकी कमाई भी कम हो रही है? क्या अपेक्षा कर रही है? एक जो रेवेन्यू लॉसेस की बात हो रही है ना,
वो उसको लेकर सरकार कैसे करेगी? नहीं, एक विषय, जब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि अप टू 10 लाख हम इनकम टैक्स छूट देंगे, लार्ज ambitious opposition leaders also mentioned up to 10 लाख देंगे, मगर देने वाले नहीं है, इसीलिए 10 लाख तक हम मांग रहे हैं देने के लिए। हम दिए 12 लाख तक, और उसका भी इम्प्लीकेशन है रेवेन्यू में। फिर भी हमने सोचा, और पीएम साहब का स्पष्ट आदेश था कि मिडिल क्लास के लिए रिकग्नाइज करो वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को, जो आपको एक्चुअली इनकम टैक्स के द्वारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स विल हैव टू बी रिस्पेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई 10 बिकेम द एक्सपेक्टेड 10। एक्चुअली द रियलिटी में 7.75 lakhs तक देयर वाज नो टैक्स अर्लियर। देन वी ब्रॉट दैट 7.75 lakh का आज 1 February को 12 लाख तक ले आए। So there was a revenue loss in that, but we still thought we should do it for honoring the taxpayers. Like that, in this case also, there will be definitely an implication on us, because जो पैसा टैक्स के द्वारा वसूल कर रहे हैं और राज्यों को जाता है और केंद्र को भी जाता है, कम करने की वजह से पैसा आम जनता के हाथ में जा रहा है। हमारे कंसर्न सिर्फ इतना ही है क्या कि हमारे हाथ में पैसा नहीं आ रहे, हम कैसे जिएंगे, मतलब केंद्र सरकार, और हमारे कंसर्न सिर्फ इतना ही है वो राज्य सरकार के हाथ में पैसा नहीं जा रही है, उनको कैसे मैनेज करेंगे। हम ये भी भूलना नहीं है कि आम जनता के हाथ में पैसा है कि नहीं, और कर के वजह से उनके हाथ में जितना पैसा रहना है उससे ज़्यादा कम ही रह रही है, ज़्यादा नहीं। उनको उनके हाथ में पैसा देने का एक अच्छा ऑनेस्ट रास्ता है, टैक्स कम करो। अच्छा ऑनेस्ट रास्ता है कि टैक्स कम करने के कारण जो पैसा आपके हाथ में, मतलब केंद्र सरकार के हाथ में और राज्य सरकार के हाथ में जा रहा था, उसको हम सरकार आज जीएसटी काउंसिल के निर्णय के द्वारा जनता के हाथ में ही दे रहे हैं। भैया आप उपयोग करो इसको, इसमें गलती क्या है? अगर दिक्कत मान लीजिए आता है कि कल तक हमारी रेवेन्यू इतना था, अभी रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया, सरकार सोचना चाहिए कि कैसे इसको सही करें। मगर ये इसका मतलब ये है हम आंख बंद कर रहे हैं कि जनता के हाथ में जो पैसा है उसके द्वारा वो खर्च उठाएंगे ना, उनके फैमिली के लिए एक नया कमरा बनाएंगे, नया घर सोचेंगे, सीमेंट के दर कम हो रहा है, या गाड़ी खरीदेंगे, इसके द्वारा रेवेन्यू नहीं आएगा क्या? सो ये वन साइडेड आर्ग्यूमेंट ऑफ रिपीटेडली रेवेन्यू कम हो रहा, भूल जा रहे हैं हम जनता के ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है, उनका इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ सरकारों का नहीं। इसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी हमें गाइडेंस दिए कि जनता का बोझ कम करो, उनके हाथ में रेवेन्यू ज़्यादा हो। Ma'am, you are leading finance ministry in very uncertain global times. You have been the head of the finance ministry also during the COVID period. When you were to make that comparison between those times and now, what's your thought? We've learned a lot of lessons because of my COVID exposure. In fact, I also mentioned it in the council. Let me take the liberty to disclose one aspect of what happened in the council. Because when states are worried about revenue loss matlab conditionally, center has also got responsibilities like defense, where it is exclusively our responsibility, we'll have to take care of that. So when I say COVID ke vishay mein that I have learned lessons, that kind of a challenge which was across the country, even then a leader like Prime Minister Modi did not waver. He didn't say, oh, ab kya hoga? But on the top of it, he said, I don't want you to search for revenue anywhere, but I want to give free vaccination to the people of our country. 140 billion, 2 doses will be free. So we had to borrow money, we had to do something and get. So I in fact quoted this in the GST Council.
if some states are worried, and if center is also going to have to be worried, saying abhi revenue ghategi kaise, we will have to give the respite to the citizen first, and then worry about our revenue, how to mobilize it, where to get it from. But can that approach, as the Prime Minister took, give relief to the citizen, give him vaccination, don't take money from him. And now, therefore, give him the relief of tax reduction so that he can spend money and do something. It is for the governments. We are empowered enough to take care of how to mobilize resources. It's our responsibility. We'll have to do it. And that is the lesson I've learned from COVID. And with a strong leadership like Prime Minister, I'm sure this country will see people being given relief and economy resulting in a better position as a result. जैसे जीएसटी पूरे देश के लिए एक टैक्स, उसी तरीके से ये जो हमारा इंटरव्यू था वो पूरे देश के लिए एक इंटरव्यू वित्त मंत्री का। आपने समय निकाला और मुझे लगता है कि सबकी बातों को, सुझावों को जो आपने ध्यान से सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्मला सीतारमण जी। आज तक और इंडिया टुडे की ये संयुक्त कोशिश, ये इंटरव्यू, बहुत धन्यवाद आप सबका अपने सवालों के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप आज तक और इंडिया टुडे देखते रहिए।